है जब हम कृषि संस्कृति में, कृषि दर्शन में, ऋषि कृषि में, सनातन कृषि में, जब एग्रीकल्चर में जाते हैं तो मैं कहता हूं कि प्राचीन में चलो, पीछे चलो जाओ। आगे चल करके तो मैंने देखा दुख ही दुख हैं। पीछे चलते हैं तो खेती में बहुत सारे आयाम हैं जो हम किया करते थे। खेती में म्यूजिक का, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर रोगी को मिले आराम। हम पहले फसलों को संगीत सुनाते थे और कृष्ण भगवान इसके उदाहरण हैं। दिन भर जब तक गायों के पीछे रहते थे बांसुरी, इसका कहीं ना कहीं संबंध है हमारे जीवन से, हमारी कृषि से। यज्ञ करते थे हम गांव में, घरों में। यज्ञ का कोई ना कोई रिलेशन है। इसी प्रकार एक विषय है समाधि खाद का। समाधि खाद मेरे दिमाग में कब आई, कैसे आई, मैं आपको बताता हूं। आज के ठीक 20 साल पहले एक बायोडायनामिक फार्मिंग का बड़ा प्रचार था। सींग की खाद, गाय की सींग में गोबर रखिए, सींग का नीचे का हिस्सा खोखला होता है थोड़ा सा, उसमें गोबर भरिए, फिर थोड़ी सी मिट्टी लगा के कपड़े से बांध दीजिए और कृष्ण पक्ष में जमीन में गाड़ दीजिए। और 6 महीने के बाद शुक्ल पक्ष जब आए तो उसको उखाड़ लीजिए। उस सींग के अंदर जो आपने गोबर भरा था वो काले चूर्ण में बदल जाएगा और 1 ग्राम चूर्ण को 20 लीटर पानी में, 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम चूर्ण को 10 लीटर की बाल्टी में डालेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घोलेंगे और 1 एकड़ की सिंचाई में उसको प्रवाहित कर देंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। ऐसा बोला जा रहा था। किसका बढ़ा किसका नहीं बढ़ा हमें नहीं पता। अब मेरे दिमाग में एक चीज आती, जरा समझना, आपकी संस्कृति में कितने प्यार से कुठाराघात कर रहे हैं लोग। अब ये लगता है जैसे कि जिस किसान को ऐसा लगेगा कि यार सींग की खाद इतनी प्रॉफिटेबल, ओनली 1 ग्राम खाद, 1 एकड़ खेत, इतना चमत्कार। और गाय वो पालता नहीं। गाय अगर नहीं पालता है तो वो मन में क्या सोच रहा है, पड़ोसी गाय पालता है, उसकी गाय अब बुजुर्गियत की ओर चल रही है तो, लेकिन वो सींग की खाद नहीं समझता। ये बगल वाला समझता है, इसने सुना है। क्या सोच रहा है कि जब ये ताऊ की गाय मरेगी और जब ये फेंकने जाएंगे, फिर वो कसाई आएगा, चमड़ा निकाल ले जाएगा, फिर गिद्ध कौए कुत्ते आएंगे, फिर मैं नज़र रखूँगा और फिर सींग में उठा लाऊंगा, फिर मैं सींग की खाद। ये भाव कहाँ ले गया आदमी को? पाप की ओर। यानी एक व्यक्ति गाय के मरने का इंतजार करने लगता है। दूसरा, कुछ व्यक्तियों ने कहा सींग, यार ये तो अच्छा है, देश की पब्लिक सींग की खाद बनाने की ओर अग्रसर हो रही है, तो जब रुद्राक्ष का माला, रुद्राक्ष नकली बन सकता है तो सींग भी नकली बन सकती है। कुछ लोगों ने कहा धंधा अच्छा है, 500 की सींग बेचेंगे, स्लाटर हाउस से सींग उठा ले आएंगे, जहां मरघट होगा, जहां लोग ऐसा जान, वहां से धंधा। कुछ लोगों ने धंधा शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सींग जिस मटेरियल से बना है उसी मटेरियल से गाय का खुर बना है। दोनों डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। सींग भी डाइजेस्ट होने वाली है, खुर भी डाइजेस्ट होने वाला है।
तो जो मटेरियल सींग में वही खुर में है। इसके अलावा गाय का जो 3 कुंटल का वेट है वो क्या बेफालतू है? उसमें भी बहुत कुछ है। क्या जरूरी है कि गाय जब मरे तो अच्छा, जिसकी गाय मर गई है, क्या उसकी मरी हुई गाय को हथौड़ा मार के वो सींग तोड़ने की औकात रखता है? समझना बात को। जिसकी गाय मर गई है और सींग की खाद की, डायनेमिक खाद का उसको फार्मूला पता है, वो अपनी गाय माता के सर से वो हथौड़े और घन मार के, ईंटा पत्थर मार के सींग तोड़ने की हैसियत रखता है? नहीं। हमको बड़ा अटपटा लगा। हमें एक ही चीज लगी कि यहाँ पर सींग बेचने का ही एक धंधा है और बायोडायनेमिक कुछ नहीं। तो मेरे मन का ये उत्पत्ति थी, मेरे विचारों में ऐसा आया कि हम गाय जब मर गई है तो उसको क्यों नहर के किनारे, सड़क के किनारे फेंक के आए। जिस गाय ने मेरे खेत में रहकर, मेरे घर में रह कर के मेरे खेत का भूसा, खेत की बरसीम खाई है और 10 साल तक मुझको दूध पिलाया है, या जो बैल है, गौवंश है, उसने मेरे खेत जोते हैं, आज बेचारा मर गया। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जब आदमी मरता है, हम गाय को माता कहते हैं, और जब गाय माता मरती है तो मैं उसको बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में लाद करके सड़क के किनारे ऐसे ही लावारिस फेंक आता हूं, तो माता जैसा तो हम व्यवहार कर नहीं रहे। क्योंकि हम जब मरते हैं तो इस बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है प्रॉपरली, कोई जलाता है, कोई दफनाता है। तो गाय माता को आप ऐसे ही फेंक देंगे लावारिस? तो मैंने कहा कि अगर गाय को अपने खेत में ले जाएं, अब मर गई, डिस्पोज आप तो करना ही है, खेत में ले जाएं, प्रॉपर एक गड्ढा खोदें। और मैंने करके देखा, क्योंकि उस जमाने में जब मैं ये विचार आया था तो कम से कम 5-10 हज़ार किसान मेरे फॉलोवर थे यहीं बुंदेलखंड के। जो मैं कह दूं वो मान जाएंगे, जो मैं कह दूं मान जाएंगे। सन 2004 में तो हमने, आत्माराम तुम्हारे यहाँ जब कोई गाय बैल मरे तो हमें बताना, मैं जरा समाधि खाद बनाऊंगा। तो मरा, उसने बताया, मैं गया, समाधि खाद बनवाया, किसान ने यूज किया, रिजल्ट आए। एक किसान ने वही विधि बताई, किसान को रिजल्ट नहीं आया। हमने कहा रिजल्ट क्यों नहीं आया? इसको तो रिजल्ट आया था, उसको क्यों नहीं आया? एक ही विधि। तो पता क्या चला कि उसकी मिट्टी ब्लैक थी और इसकी मिट्टी राकर थी। तो मुझे याद आया कि यार, जब बैक्टीरिया इसमें फार्म हुआ, मांस खाया, और एक दिन ऐसा आया कि बैक्टीरिया ने सब खा लिया और अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, और ये घटना 4 महीना पहले हो चुकी। हमने कहा 6 महीने बाद खोदना है। तो माइक्रोब्स आए, डेवलप हुए और डेड हुए, और मैंने तब उखाड़ी समाधि का जब वो डेड हो चुके थे। तो ऑर्गेनिक मैटर तो मिला, जीवाणु नहीं मिले। तो फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं कि अगले आदमी के, हमने कहा जब इसको गड्ढा खोदना तो नीचे 1 फुट गोबर डाल देना, फिर गाय डालना, फिर साइड फिलिंग भी गोबर से करना, क्योंकि उसके ऊपर फिर हम नमक भी डालते हैं। नमक क्या, गलाते हुए शरीर को नीचे ले जाता है। क्योंकि 6 महीना बाद जब आप खोदेंगे और नमक नहीं डालेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि खुदाई के समय वो अभी गला नहीं और फावड़ा जो है मांस में पड़ा। नमक डालने से क्या है, वो डिजॉल्व हो जाता है, पूरा मटेरियल डिजॉल्व होता है, और सॉइल में कितने भी माइक्रोब्स नष्ट हो गए हों, बट समथिंग तो हैं। वो जैसे जीवामृत बना रहे ना, सेम थ्योरी चल रही वहां भी जीवामृत बन रहा, बस घन जीवामृत बन रहा है। माइक्रोब्स वहां भी डेवलप हो रहे हैं, 6 महीने तक डेवलप होंगे। तो जिसको रिजल्ट नहीं मिला, मैंने कहा कि गाय का शरीर माइक्रोब्स खा गए और 4 महीने में ही, 5 महीने में, पता नहीं कब खा गए, अब इनको कुछ भी नहीं बचा, इसलिए माइग्रेट कर गए या मर गए। तो मैंने क्या किया कि गाय के नीचे 1 फुट गोबर बिछा दो, फिर गाय, गड्ढा तो चूंकि ऐसे होगा ना, तो गाय और गड्ढे के बीच का जो गैप है वो गोबर से भर दो, फिर नमक रखो, फिर गड्ढे को मिट्टी से ढको,
और कांटा लगा दो ताकि कोई भेड़िया, जंगली जानवर उसको खोदने ना पाए। बहुत सारे लोगों ने, एक दिन तो ऐसा आया कि गाय बैल कोई मर गया लावारिस, दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। उसने कहा नहीं, मेरे खेत की तरफ ज्यादा है, उसने कहा मेरे खेत की तरफ ज्यादा है। इतना यहाँ प्रचार हुआ। एक यहीं बेहटा पालर गांव है, तो एक किसान ने समाधि खाद बनाई, तो एक दूसरा किसान थाने में, पुलिस चौकी में पारीक्षा में FIR कराया कि साहब इन्होंने समाधि खाद बनाई है और मुझे बदबू आती है। पुलिस उसको उठा के ले गई, थाने बंद कर दिया। अब एक जो मोटिवेटर उस गांव का जो अच्छा किसान था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, मतलब समाधि खाद की प्रेरणा मिली, महेश राजपूत, वो आया बाइक से मेरे पास कि साहब उन्हें तो पुलिस पकड़ ले गई समाधि खाद बनाने में। मैंने कहा एक काम करो, तुम उसके परिवार को ले जाओ SP साहब के पास। और उस समय समाधि खाद का एक पंपलेट भी मैंने बनवाया था, ऐसे ऐसे समाधि खाद बनाई जानी चाहिए, उसमें मेरा नाम लिखा था, पदना। हमने कहा SP साहब के सामने जाओ, उनसे मिलने का समय मांगो और ये कहो कि साहब ये एक विनोद कुमार सचान है, सस्यविद, यहाँ काम करते, इन्होंने देखो ये पर्चा, इन्होंने ऐसा क्षेत्र में प्रचार कर रखा है और इन्हीं के प्रचार से मैंने समाधि खाद बनाई। और इस बात की पड़ोसी ने मेरे FIR दर्ज कराई, तो पुलिस मेरे लड़के को जो है ना लॉकअप में डाले हुए। तो हुजूर अगर ये विषय खराब है तो सीधे विनोद कुमार सचान को लॉकअप पे डाल दो ना, हमारे लड़के को छोड़ो, क्योंकि गुनाह ये वो करवा रहा है। SP साहब के साथ पहुंचे तो उन्होंने जब पूरा विषय पढ़ा तो उनको लगा कि नहीं, ये तो पर्यावरण से रिलेटेड विषय, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे होते हैं। तो उन्होंने उस दरोगा को डांटा, बोले बदबू तो पानी की नाली से आती है, बदबू तो गटर से आती है, बदबू तो कहीं से भी आ सकती है, तो क्या जहां से बदबू आ रही है उसकी FIR हो जाएगी, तुम जेल में डाल दोगे। खैर, मुद्दा ये है कि ये इतना पवित्र काम है। हम लोगों के घरों में जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं और अक्सर मरते ही। तो पशु क्या कहता है कि जैसे वो पॉलिसी नहीं है LIC की, जीवन के साथ भी मरने के बाद भी, तो पशु क्या कहता है, जीवन के साथ भी मरने के बाद भी मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं और तुम मुझे मेरे एक एक खून का कतरा उपयोग कर सकते हो। और मैं बताऊं, मैंने उसमें लिखा है, कई बार ऐसा बोला है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जब खत्म हुए थे तो उनकी अस्थियों की राख हवाई जहाज से पूरे देश में बिखेरी गई थी कि देश मजबूत होगा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने मरने के कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था किसी जनसभा में कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूत करेगा। कॉन्सेप्ट वहीं से आया कि जब एक प्रधानमंत्री के खून का एक एक कतरा इतनी बड़ी धरती को मजबूत कर सकता है, तो एक किसान का गाय, एक किसान का बैल, एक किसान की भैंस जब मरेगी तो उसके 5 एकड़ के खेत को मजबूत क्यों नहीं कर सकती। हमारा वजन तो 80 किलो है और हमारा अस्थियों की राख पूरे देश को मजबूत कर सकती। तो गाय का, भैंस का वजन तो 3 कुंटल है, तो 5 एकड़ जमीन को क्यों नहीं मजबूत कर सकता। ठीक है ना। उसी थ्योरी से बनाया मैंने समाधि खाद। अब देखिए क्या करना है आपको, कैसे बनाएंगे, सिंपल है। हमें देखना है कि पशु, जो भी पालतू पशु मरा है उसका वजन कितना है, अनुमानित, तौलना नहीं है, हमारा अनुमानित कि लगभग 4 कुंटल होगा, लगभग 5 कुंटल होगा, लगभग 3 कुंटल होगा। लंबाई चौड़ाई आपको दिख रही है, तो उसकी लंबाई, जैसे बछिया भी मर सकती है, पड़वा भी मर सकता है जिसका वजन केवल 80 किलो है। तो उस मरे हुए पशु के साइज पर आप एक गड्ढा खोदेंगे जमीन में। गड्ढे का जो साइज है
वो मरे हुए पशु के साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक नॉर्मली बता दूं कि 3 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा और 3 फीट गहरा ये गड्ढा खोद गया, ये ऐसे। अब देखिए, मैंने कहा कि इस गड्ढे में आप 1 फुट गोबर की खाद बिछा दीजिए। पशु, मरे हुए पशु को ट्रैक्टर ट्राली में लाद के लाइए और इस गड्ढे में। अब मैंने बोला कि यहां नमक, इसके ऊपर नमक रखना है खड़ा हुआ। कितना? 1 कुंटल वजन पर 3 किलो नमक। 1 कुंटल वजन पर, हमें मालूम है वजन, पशु का वजन मेरे 3 कुंटल है। वजन कितना है? 3 कुंटल है। अगर 3 कुंटल है तो 9 किलो यहां खड़ा हुआ नमक रखना है। मैंने कहा कि अगर 9 किलो यहां नमक खड़ा हुआ रखा, 1 फुट गोबर बिछा दिया, अब यहां जो मिट्टी खुदी थी अगर उसको फावड़े से डालने लगे तो नमक छिटक के नीचे आ जाएगा। तो नमक नीचे ना गिरे मिट्टी डालते समय, इसलिए मैंने कहा साइड फिलिंग, ये जो गैप है ना एनिमल और गड्ढे के बीच का, ये हमें गोबर से भर देना है। गोबर से, मैं यहां गोबर इसलिए डलवा रहा हूं ये किनारे किनारे और नीचे ऊपर, वो जो मैंने बोला थ्योरी कि माइक्रोब्स आएंगे, इस पशु के शरीर पर अपना फंक्शन करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, और मान लो 4 महीने में, 3 महीने में एनिमल का पूरा शरीर माइक्रोब्स खा जाते हैं। अब उनको खाने के लिए कुछ बचा नहीं है सौदा, तो वो फिनिश। इसलिए मैंने 3 कुंटल अगर ये है तो यहां 4, 5, 6 कुंटल के आसपास गोबर डलवा दिया है। तो जब ये एनिमल खत्म होगा तो गोबर उनके लिए अभी रहेगा। ठीक 6 महीने के बाद अगर प्रॉपरली ये नमक रख दिया है तो ठीक 6 महीने के बाद इसको गड्ढे को खोदेंगे। अब ऊपर की मिट्टी निकाल देंगे और आप पाएंगे कि जब आप नीचे पहुंचे तो इस पशु में जितनी भी हड्डियां थी, कंकाल नहीं मिलेगा, हड्डियों के एक एक ज्वाइंट खुल चुके होंगे। हड्डियों के अंदर कोई ब्लड, मांस का एक नामो निशान नहीं होगा। ये बिल्कुल लाइट वेटेड हड्डियां मिलेंगी, कोई वजन नहीं। हड्डियों को निकाल के अलग करते जाइए और पूरा खाद निकाल लीजिए। अब अगर जिस समय हमने खाद निकाली उस समय किसी खेत में बुआई करने लायक समय है, तो ये खाद निकाली और 3 कुंटल का अगर पशु था तो 3 हेक्टेयर के लिए, यानी 7.5 एकड़ के लिए खेत में बिखेर करके आप जुताई कर दीजिए। ये घन जीवामृत ही था। समझिए बात। अगर बुआई करने लायक खेत नहीं है, फसल बो दी गई है, तब 6 महीना बीता है, तो अब ध्यान रखना, 6 महीना हो गया, मेरी रबी की क्रॉप या खरीफ की क्रॉप बो दी गई। अब प्रश्न है कि अब यार इसको नहीं खोदते हैं क्योंकि अब फसल नहीं है। तो ये गलती मत करना, एग्जैक्ट 6 महीने बाद इसको खोदना ही खोदना है। और अभी चूंकि खेत मेरा रेडी नहीं है, तो इससे खोद करके जो मटेरियल मुझे मिलेगा, मिट्टी का पार्ट हटा दीजिए, मिट्टी के नीचे जो गोबर का था वहां से आप निकालना शुरू करेंगे। जो भी मटेरियल मिलेगा उसको एक जगह आप इकट्ठा करेंगे, छायादार स्थान में इसको रख लीजिए। और फिर ये मान लीजिए कि इसमें माइक्रोब्स अभी हैं। अगली क्रॉप मेरी 4 महीने बाद आने वाली है, तो 4 महीने तक इसको सुरक्षित रखेंगे। इसमें जैसे मैं यहाँ गुड़ या चीनी दे रहा हूँ जीवाणुओं को, यहाँ भी गुड़ या चीनी का शरबत बना करके 10 किलो आपने चीनी 100 लीटर पानी में घोली और इसके ऊपर स्प्रे कर दिया, ढका रह दिया।
ऐसा करते करते 6 महीना मुझे गुजारना है, फिर स्प्रे कर देना है गुड़ चीनी का शरबत, फिर गुड़ चीनी का शरबत। कारण गुड़ चीनी का शरबत क्यों डलवा रहा हूं? क्योंकि यहां अभी जो भी गोबर का पार्ट है, जो बैक्टीरिया बिल्कुल खा रहा है उसको मिट्टी कर देगा। जिस दिन ये मिट्टी हो जाएगा फिर बैक्टीरिया मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे तो माइक्रोब्स पहुंचाने हैं खेत में, तो जब तक इसको भोजन जीवामृत की तरह देते रहना, जब तक कि मैं खेत में लॉन्च ना कर दूं, ठीक है ना। और आराम से आप जिंदा रख सकते हैं इस बैक्टीरिया को। इसका नाम घन जीवामृत। जीवामृत में भी मैं माइक्रोब्स का प्रोपोगेशन कर रहा था, और यहां भी मैं माइक्रोब्स का ही प्रोपोगेशन कर रहा हूं। माइक्रोब्स के बारे में मैं फिर बता दूं, अगर मैंने खेत की मेड़ पर पेड़ लगा दिए, अगर मैंने पेस्टिसाइड डालना बंद कर दिया, तो माइक्रोब्स तो जो मैं जंगल से लाया, माइक्रोब्स तो नेचर यूं पैदा करती है चुटकी बजा के आपको जंगली। जिस दिन मुझे माइक्रोब्स की कहानी समझ में आती है कि माइक्रोब्स को तो ये नेचर 3 दिन में पैदा करने की सामर्थ्य रखती है। जैसे बरसात में काई जम जाती है, ऐसी माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं। कोई हाथी घोड़ा तो है नहीं कि जिसको करोड़ों साल लगेंगे। एक सेल का जीवाणु प्रकृति के हाथ में ऐसे जैसे छू मंतर तुरंत बना देती। तो ये एक्चुअली समाधि खाद क्या है कि एक बायोमास था। ये गाय क्या थी? बायोमास थी। इसको ओपन छोड़ दिया तो पॉल्यूशन हो रहा। अब गिद्ध भी नहीं है, ध्यान रखना, अब गिद्ध भी नहीं है। नहीं, गिद्ध, इसको, ये धार्मिक अनुष्ठान है, ध्यान रखना। अगर गिद्ध होते तो मुझे समाधि खाद नहीं बनानी थी, क्योंकि गिद्ध क्या करेगा। अब चूंकि गिद्ध नहीं है, धर्म के बारे में कहा गया है कि हालात एवं परिस्थितियों के आधार पर आप क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो अब गिद्ध नहीं है, तो अब ये पॉल्यूशन फैलाएगा। तो इसलिए अब समाधि खाद की जरूरत है। अगर गिद्ध होते तो मैं समाधि खाद को कभी बात ना करता। अब एक ऑब्जेक्शन है। मैं हैदराबाद गया, एक ट्रेनिंग थी मास मीडिया कम्युनिकेशन की। वहां पर यह था कि 4 टोलियां बन गई जो ट्रेनीज गए थे। आपको एक एक स्टोरी बनानी है, आकाशवाणी में प्रसारित होना है। नाटक आता है ना रेडियो में, तो मैंने लिया, मेरे ग्रुप ने कहा कि सचान साहब क्या स्टोरी बनाई जाए, तो मैंने कहा समाधि खाद। तो वो जो उसका आकाशवाणी का जो वो था ना बड़ा आदमी, उसको स्क्रिप्ट सब गई। तो उसने जब ये मेरी वाली स्क्रिप्ट देखी तो मेरी वाली स्क्रिप्ट काट दी उसने। बोले ये वाला आकाशवाणी से प्रसारित नहीं हो सकता। तो हमको बताया गया कि ये नहीं प्रसारित होगा। हमने कहा फिर हम क्या करें? बोले दूसरी स्क्रिप्ट। हमने कहा नहीं, यही प्रसारित होगी। तो वो आकाशवाणी वाला व्यक्ति कह रहा सचान साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? हमने कहा हमको क्या समझना है? बोले ये अगर देश के सारे लोग करने लगे तो लेदर कहां से आएगा? चमड़े का कारोबार कैसे चलेगा? हमने कहा ये चमड़े के कारोबार करने वाले जाने, ये भैंस किसान की है। किसान को पूरा राइट है कि हम अपने पशु को चाहे जैसे डिकम्पोज करें। अब लेदर वाले को जरूरत है कि लेदर दे दे मुझे भाई। तो अभी तो तुम पशु बेच के आए, फेंक के आए ना, लेदर वाला तो लेदर निकाल ले गया। किसान का माल यूं ही बर्बाद जाने देंगे? अब किसान समाधि खाद बनाने लगा देश का, मान लो, तो लेदर वाले क्या करेंगे? किसान से कहेंगे कोई भी किसान जिसका गाय भैंस मरे वो हमें बताए तो मैं उसका एक गाय मरा हुआ जानवर उसकी समाधि खाद तक ले जाऊंगा, नमक भी दूंगा, गड्ढा भी मैं खोदूंगा, बशर्ते वो हमको लेदर दे दे। तो यस, ओके, एग्री हूं, खाल तुम निकाल जाओ, इतना काम तुम मेरा कर जाओ। या वहां तुम आओ, वहां लेदर हमारा ले लो, 2000 रुपए दे दो। हमारी तो भैंस 40,000 की थी ना। तो किसान को 2 पैसा मिलेगा और किसान की सॉइल में कुछ ना कुछ इजाफा फर्टिलिटी में होगा। ये कहते हैं कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं, जो प्राकृतिक जैव अवशिष्ट है,
उसको कैसे हम बेहतर तरीके से खेती के फर्टिलिटी बढ़ाने में उपयोग कर पाएं। यहां क्या हुआ, यहां गाय के भैंस के जितने भी चारों खोर दोनों सींग, उसमें जो भी मटेरियल होता, जो भी रिएक्शन करता हो जमीन में, जैसे सिंक की बायोडायनेमिक खाद में हो रही थी, तो ये तो बायोडायनेमिक खाद से भी बहुत बड़ी खाद बन गई, बल्क में बन गई। ठीक है ना। ये हम लोगों को छोटे छोटे आयाम हैं, ये हमको करने चाहिए। आगे